Hello and welcome to Directorate of School Education Jammu's Home Classes, a digital initiative by Worthy Directorate of School Education Jammu, Madam Anuradha Gupta ji. Good morning students. I Hoshiar Singh teacher, Government High School Sondla, Zone Bave, District Udhampur. Dear students, आज हम इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 जो है उसको कंप्लीट करेंगे. What is our system of elections and what makes election democratic in India? हमने पिछले वीडियो में इलेक्शंस का मीनिंग या बाई वी नीड इलेक्शन इज़ पॉलिटिकल कंपटीशन गुड ये कवर किया था. और ये जो बचे हुए दो टॉपिक्स हैं इनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, हमारे जहाँ इलेक्शन का क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से चुनाव होते हैं. तो देखिए, लोकसभा एंड असेंबली इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years. हर 5 साल के बाद जो है वो विधानसभा जो लोकसभा के चुनाव होते हैं. आफ्टर 5 years द टर्म ऑफ ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एन एंड. 5 साल के बाद जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं उनका टेनर जो है, उनका टर्म जो है वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद दोबारा नए इलेक्शन होते हैं. द लोकसभा और विधानसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड. और जो 5 साल के बाद जो है वो लोकसभा जब विधानसभा जिसको हम स्टेट असेंबली कहते हैं उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है और दोबारा से नई इलेक्शन होती है. नए रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, नए नुमाइंदे लोग जो हैं वो उनको चुनकर भेजते हैं और फिर दोबारा से नई असेंबली जो है वो और लोकसभा बनाई जाती है. एक होती है जनरल इलेक्शन और दूसरा एक होते हैं बाई इलेक्शन. जनरल इलेक्शन क्या होता है? जनरल इलेक्शन वो इलेक्शंस होते हैं जो पूरी कंट्री में सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में एक ही दिन या कुछ दिनों के अंदर जो है वो कंप्लीट होते हैं. जनरल हर राज्य में इलेक्शन होते हैं. जैसे एमपी के इलेक्शन होते हैं ऑल इंडिया हमारे, जब सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शंस कंप्लीट होते हैं उसके बाद जो है वो रिजल्ट्स आते हैं और फिर जो पार्टी जीत कर आती है वही लीडर ऑफ द पार्टी जो है वो अनाउंस करती हैं और फिर वो उसको प्राइम मिनिस्टर बनाती हैं. वो होगी जनरल इलेक्शन. इलेक्शंस आर हेल्ड इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट द सेम टाइम आइदर ऑन द सेम डे और विद इन ए फ्यू डेज. दिस इज कॉल्ड जनरल इलेक्शन. तो सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेम टाइम पर इलेक्शन होते हैं. सेम डे को भी हो सकते हैं या फिर विद इन फ्यू डेज भी हो सकते हैं, लेकिन रिजल्ट्स जो है वो उनका एक ही दिन जो है वो डिक्लेयर किया जाता है. उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं. अब बाई इलेक्शन क्या होता है? समटाइम्स इलेक्शन इज हेल्ड ओनली फॉर वन कॉन्स्टिट्यूएंसी टू फिल द वैकेंसी caused by death or resignation of a member. This is called by election. मतलब कभी क्या होता है कि कुछ सीट्स जो हैं वो वेकेंट हो जाती हैं, वैकेंसी क्रिएट होती है एमएलए या एमपी की सीट भी. किससे कैसे होती है वैकेंसी? या तो किसी की डेथ हो जाती है या कोई मेंबर रिज़ाइन कर देता है, उस पोस्ट को छोड़ देता है और ये बड़ी पोस्ट पे चला जाता है या राजनीति से ही रिज़ाइन कर देता है. तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो इलेक्शन करवाया जाता है सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हुई है डेथ से या रेजिग्नेशन से, उस इलेक्शन को बाई इलेक्शन कहते हैं. नेक्स्ट, अब सबसे पहले इलेक्शन जब होते हैं तो क्या क्या इसके मेन स्टेप्स हैं वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं
In our country, we follow an area-based system of representation. हम एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है उसको फॉलो करते हैं हिंदुस्तान में। मतलब कुछ एरिया जो है वो डिवाइड कर दिए गए होते हैं इलेक्शन के पर्पज़ के लिए। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज। देश को डिवाइड किया जाता है अलग अलग एरियाज में फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन। दीज एरियाज आर कॉल्ड इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उनको हम इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं। द वोटर्स हु लिव इन एन एरिया elect वन रिप्रेजेंटेटिव्स। एक एरिया में रहने वाले लोग जो हैं सारे मिलकर किसी एक नुमाइंदे को चुनते हैं। हम एक मान लीजिए हम अपने एग्जांपल लेते हैं, एक हम भारत की ही एग्जांपल लेते हैं कि लोकसभा के लिए हमारे पास 543 सीट्स पर जो है वो इलेक्शन होते हैं। तो वो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी हैं स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी जिस तरह से बनी हैं तो वो होगी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो लोग जिस एरिया में आते हैं, जो एरिया डिवाइड किए गए हैं, मान लो कि पूरे भारत को 543 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी। तो मैं जो है 543 एमपी जो हैं वो वोटर्स जो हैं इलेक्ट करके भेजेंगे लोकसभा में। जो कि इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स द एरिया कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन के लिए जो कंट्रीज को हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज में, उसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है। फॉर लोकसभा इलेक्शन फॉर लोकसभा इलेक्शन आवर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो लोकसभा के हमारे पास कितनी सीट्स हैं इस वक्त? 543 सीट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपी। और जो रिप्रेजेंटेटिव्स सेलेक्ट चुने जाते हैं इन कॉन्स्टिट्यूएंसी से 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उनको एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। One of the features of democratic election is that every vote should have equal value. एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो है लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन का वो ये है कि हर वोट की जो है वो बराबर वैल्यू होगी। देखिए, चाहे कोई बड़ा ही रिच पर्सन है, उसके वोट, उसका भी एक ही वोट होगा, और एक गरीब आदमी है, मजदूर आदमी, किसान आदमी या दिहाड़ी लगाने वाला आदमी जो है, उसके वोट की भी उतनी ही वैल्यू होगी जितनी एक रिच पर्सन के वोट की वैल्यू है। दैट इज़ वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव ए रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाई गई होती हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो लमसम मतलब इक्वल पॉपुलेशन रखी होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सॉरी। स्टेट असेंबली इलेक्शन में क्या है जी, तो हमने लोकसभा जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होते हैं उसमें देखा कि कंट्री को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज किस तरह से डिवाइड की हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, और जो इलेक्ट होकर रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं उनको एमपी बोलते हैं। सर जी स्टेट असेंबली में भी है, यही है। सिमिलरली ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो हर स्टेट जो है उसको डिवाइड किया जाता है स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। जैसे हमने हरियाणा की बात, हरियाणा स्टेट असेंबली के इलेक्शन केस स्टडी जो था उसको हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। वहाँ पर 19 सीट्स थी, 19 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो थी, 90 स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी। इसी तरह से हर स्टेट्स में जो वो अलग अलग
कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, इन दिस केस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और एन एमएलए। तो जो उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होकर जो एमएलएज जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उनको हम एमएलएज कहते हैं, जब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। जैसे हमारे JNK में 87 स्टेट असेंबली सीट्स थी, तो पहले तो 87 एमएलएज इलेक्शन कंटेस्ट करते थे। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज़ विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारी जो है वो स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ जाती हैं। जैसे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मतलब बहुत ज़्यादा सेवरल स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं। जैसे हमारे बात करें तो जम्मू डिवीज़न में हमारे पास 2 ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक जम्मू पुंछ और दूसरा कठुआ उधमपुर रोड। तो देखिए इसमें जो कितनी स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती हैं, कठुआ है, उधमपुर है, रामबन है, भद्रवाह, ये सारे, तो इन सबको मिलाकर जो है वो एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। मतलब कहने का मतलब इन शॉर्ट ये कि बहुत सारी स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मिलाकर एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है। इज इट क्लियर? अब रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होती हैं? रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, some constituencies are reserved for weaker sections such as scheduled tribe, scheduled caste। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो होती हैं वो रिजर्व कर दी गई होती हैं ST और SCs के लिए। करंटली इन द लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर scheduled caste एंड 47 सीट्स आर रिजर्व फॉर scheduled tribes। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जिस जगह उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वीकर सेक्शन, वहाँ पर उनको ही सीट रिज़र्व कर दी जाती है कि वहाँ से सिर्फ जो है वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा और वोट जो है वो सारे लोग देंगे, हर कास्ट के लोग जो है वोट करेंगे। इन मैनी स्टेट्स सीट्स इन रूरल एंड अर्बन बॉडीज आर नो रिजर्व फॉर OBC एज वेल। रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ मतलब पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की जो इलेक्शन होती हैं, लोकल लेवल पे जो इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर OBCs के लिए भी सीट रिजर्व रखी होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस। हाउएवर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो जो रिजर्वेशन ऑफ सीट जो है जी हर स्टेट में अलग अलग तरह से दी गई होती है, रिजर्वेशन वेरीज करती हैं। सिमिलरली 1/3 of the seats are also reserved in rural and urban bodies for women candidates। तो जो पंचायती राज पंचायत में जब म्यूनसिपैलिटीज़ में वुमेन्स के लिए 1/3 सीट्स जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई, जो कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है वोटर लिस्ट का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वोटर लिस्ट, जिसको हम इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। इन ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन द लिस्ट ऑफ दोज who are eligible to vote is prepared much before the election and given to everyone। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ वोटर्स, जो वोट देने वाले जो एलिजिबल वोटर हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार की जाती है इलेक्शन से काफ़ी दिन पहले ही जो है वो तैयार की जाती हैं। हर गांव में BLOs बने होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, जो कि वोट जो है वो उनके एडिशन या डिलीशन करते हैं। आजकल तो स्कूलों में भी इसी पर्पज़ के लिए जो है वो ELC भी खोले गए हैं, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब, जो कि पब्लिक को अवेयर करते हैं कि अपना वोट बनाओ, वोट बनाना कितना ज़रूरी होता है। 18 साल की एज होते ही जो है वो अपना वोट बनाना होता है। अगर किसी की मैरिज हो जाती है दूसरे गांव में, तो जब किसी की डेथ हो गई है तो उसको डिलीट किया जाता है। तो जो
दिस लिस्ट इज ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल, और ऑफिशियली इस लिस्ट को जो है इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, एंड इज कॉमनली नोन एज वोटर लिस्ट। आम लोग क्या जानते हैं इसको, वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं। ये लिस्ट जो है इलेक्शन से काफ़ी दिन पहले ही तैयार कर दी जाती है। इन आवर कंट्री ऑल द सिटीजन्स एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इन एन इलेक्शन। हमारे देश में जो भी नागरिक 18 साल या 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है इलेक्शन। एवरी सिटीजन हैज़ द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ हिज हर कास्ट, रिलीजन और जेंडर। हर सिटीजन को वोट देने का हक है, हर सिटीजन के पास अधिकार है वोट देने का, चाहे वो किसी भी धर्म से है, किसी भी जाति का है या किसी भी जेंडर का है, चाहे मेल है, फीमेल है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख, ईसाई, अपर कास्ट का, लोअर कास्ट का, सबके वोट की जो है वो बराबर वैल्यू है, सबको वोट देने का हक है। It is the responsibility of the government to get the names of all eligible voters put on the voters list. Sorry, voter. तो जो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन सब के नाम जो हैं वो वोटर लिस्ट में दर्ज करना। In the last few years, a new system of election photo identity card, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम एपिक नंबर भी एपिक भी बोलते हैं, हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड। हर वोटर का अपना एपिक नंबर होता है, अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है जिसके ऊपर लिखा होता है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो ये भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको बनवाना। गवर्नमेंट हैज़ tried to give this card to every person on the voter list। वोटर लिस्ट में जितने भी जिस लोगों का नाम रजिस्टर होगा उस सब को जो है वो गवर्नमेंट ये कार्ड प्रोवाइड करवाती है। तो जो है वोटर कार्ड जो है बहुत ही ज़रूरी है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर सिटीज़न को जो कि वोटर है 18 और 18 ईयर से अबव है उसको एक कार्ड मिलेगा, इलेक्शन कार्ड। शॉर्ट में हम ये कहते हैं इसको, ये है इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। अब इसके बाद ये होगी इलेक्शन के सारा कुछ ये सिस्टम। अब किस तरह से नॉमिनेशन किस तरह से होता है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, एनीवन हु कैन बी ए वोटर कैन आल्सो बिकम ए कैंडिडेट इन इलेक्शन। जो वोटर है वो इलेक्शन में कैंडिडेट भी हो सकता है। थोड़ा सा एक डिफरेंस है इसमें, कहने का मतलब कि जो भी सिटीज़न वोटर है वो कैंडिडेट भी हो सकता है, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ऑर्डर टू बिकम टू बी ए कैंडिडेट द मिनिमम एज इज़ 25 ईयर्स। कैंडिडेट बनने के लिए 25 साल की उम्र का होना ज़रूरी है, जो छोटा सा डिफरेंस है। लेकिन एक वोटर बनने के लिए वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग ए वोटर। वोटर बनने के लिए 18 साल की उम्र चाहिए और कैंडिडेट इलेक्शन लड़ने के लिए जो है वो 25 साल की एज चाहिए। देर आर सम अदर रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्रिमिनल्स के ऊपर जो है वो जो जालिम लोग होते हैं उनके ऊपर लिए कुछ अलग से रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो इधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। Political parties nominate their candidates who get the party symbol and support. Who get the party symbol and support. Political parties, राजनीतिक दल जो होते हैं वो अपना अपना कैंडिडेट जो है वो नॉमिनेट करते हैं, जिसको पार्टी चिन्ह जो है वो मिलता है और सपोर्ट मिलती है पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए। जो पार्टी की इलेक्शन के पार्टी की
सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। पार्टीज नॉमिनेशन इज ऑफन कॉल्ड पार्टी टिकट, उसको जनरल जो है वो अक्सर कहा जाता है कि पार्टी की टिकट किसको मिली है, किस पार्टी की टिकट किस कैंडिडेट को मिली है। तो जो पार्टीज जो डिसाइड करती हैं कि किस कैंडिडेट को मैंडेट देना है, टिकट देनी है, नॉमिनेट करना है। एवरी पर्सन हु विशेस टू कंटेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल इन नॉमिनेशन फॉर्म, हर आदमी जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है उसको सबसे पहले एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा। एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट, और कुछ पैसा जो है वो जमा करवाना होगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। अगर वो जीत जाता है कैंडिडेट तो उसको उसका पैसा वापस मिलता है। जीतता नहीं है, अगर हार भी जाता है लेकिन वो कुछ वोट से हारता है तो उसका पैसा जो है जो सिक्योरिटी जो डिपॉजिट करवाई होती है वो सारी की सारी उसको वापस मिल जाती है। लेकिन जो अगर बिल्कुल कम वोट लेता उसको वोट ही नहीं मिलते तो उसकी जो सारी सिक्योरिटी जो है वो भी जब्त कर दी जाती है। अब उसके बाद जब नॉमिनेशन फॉर्म हो गया तो फिर उसके बाद जो इलेक्शन कैंपेन की बात आती है। मेन पर्पस ऑफ इलेक्शन इज टू गिव पीपल ए चांस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स the government and the policies they prefer. Therefore, it is necessary to have a free and open discussion about who is a better representatives, which party will make a better government, or what is a good policy. This is what happens during election campaign. जब इलेक्शन कैंपेन जो है होती है तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जो राजनीतिक लीडर्स होते हैं, नेता लोग, वो अपनी पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखते हैं, अपने प्रॉमिस लोगों को अपने फेवर में करने के लिए। फिर लोग जो है वो ये देख लेते हैं कि कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ अच्छी हैं और किसको वोट करना चाहिए। इन आवर कंट्री सच कैंपेन्स टेक प्लेस फॉर ए 2 वीक, हमारे देश में ये 2 हफ्ते तक जो कैंपेन चलती है। पीरियड बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जब नॉमिनेशन फॉर्म होता है उसके बाद उस फॉर्म की स्क्रूटनी होती है, जांच होती है। उसके बाद कोई कैंडिडेट अगर अपना फॉर्म वापस लेना चाहता है तो वो वापस भी ले सकता है। और इसके बीच में ये 2 हफ्ते का जो टाइम होता है, डेट ऑफ पोलिंग और फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो अनाउंसमेंट होती है, उसके बीच में 2 हफ्ते का टाइम जो इलेक्शन कैंपेन का टाइम होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कंटैक्ट देयर वोटर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एड्रेस इलेक्शन मीटिंग्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज देयर सपोर्टर्स। तो इस पीरियड के बीच में जो हैं वो कैंडिडेट अपने वोटर के साथ मिलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो इलेक्शन मीटिंग्स एड्रेस करते हैं, अपने वोटर्स को मोबिलाइज करने के लिए, अपने हक में लाने के लिए जो है वो ये सारा कुछ रैलीज वगैरह निकालते हैं। ये देखिए इस पिक्चर में आप, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये इलेक्शन कैंपेन्स की ही कुछ पिक्चर्स हैं। सक्सेसफुल स्लोगन्स। Congress party led by Indira Gandhi gave the slogan of गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। जी मल्टीपल के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये स्लोगन्स जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, इसको ध्यान से सुनना। कि इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को लीड कर रहे थे जब इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए। उन्होंने एक स्लोगन दिया था, गरीबी हटाओ, इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। 1971 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए वहाँ पर मेन स्लोगन था इनका, गरीबी हटाओ। अगर हमारी सरकार जो है वो आती है तो हम सबसे पहले गरीबी हटाएंगे। द पार्टी प्रॉमिस्ड टू अरेंज ऑल द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। इसमें आपने इतना ही याद रखना है क्या कि गरीबी हटाओ स्लोगन वाज गिवन बाय कांग्रेस पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971।
सेव डेमोक्रेसी was the slogan given by जनता पार्टी इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन इन 1977। 1977 में जनता पार्टी ने एक स्लोगन दिया था, सेव डेमोक्रेसी। पार्टी promised to undo the excess committed during emergency and restore civil liberties. The left front used the slogan of land to the tillers in the West Bengal Assembly election in 1977। तो 1977 में जो लेफ्ट फ्रंट ने ये स्लोगन दिया था, लैंड टू द टेलर्स, जो काश्तकारी कर रहा है उसकी ही ज़मीन, कोई मालकाना किसी के पास नहीं होगा। प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस वाज द स्लोगन यूज्ड बाई एन.टी. रामाराव, द लीडर ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी इन आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शन 1983। तो 1983 में ये प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुस, ये वाला स्लोगन जो था एन.टी. रामाराव ने दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये स्लोगन्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्लोगन्स ये आपने याद रखने हैं। बड़ी बार जो है वो आपको पेपर में भी मल्टीपल में आता है कि हु गिव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ या हु गिव द स्लोगन ऑफ सेव डेमोक्रेसी, और कब दिए गए थे, किस पार्टी ने दिया था, ये याद रखना आपने। तो ये स्लोगन्स जो हैं ये इलेक्शन के टाइम बहुत काम करते हैं। रूल्स फॉर इलेक्शन कैंपेन फॉर फेयर एंड इक्वल चांसेस टू कम्पीट। तो रूल्स क्या होते हैं कैंपेन के, कुछ रूल होते हैं इलेक्शन कैंपेन के। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉज नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, इलेक्शन लॉज के मुताबिक कोई भी पार्टी या कैंडिडेट क्या नहीं कर सकती, ब्रेव रिश्वत और 13 वोटर्स, रिश्वत नहीं दे सकती कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट जब वोटर को धमकी नहीं दे सकता। ये इलेक्शन लॉज में क्लियर है कि हमारे इलेक्शन लॉज के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट जो है वो रिश्वत की बात या अपने वोटर को धमका नहीं सकता कि मुझे वोट नहीं किया, हमारी पार्टी को वोट नहीं किया तो हम आपको मार देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कोई धमकी नहीं दे सकता। अपील टू देम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर प्रचार नहीं कर सकता कोई भी कैंडिडेट या कोई भी पार्टी। यूज गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन, और गवर्नमेंट रिसोर्स को यूज़ नहीं कर सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन में। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन द कॉन्स्टिट्यूंसी इन एन असेंबली इलेक्शंस और ₹10 lakhs इन द कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबली इलेक्शन। तो देखिए ताकि 25 लाख से ज़्यादा जो हैं वो खर्च नहीं कर सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लोकसभा इलेक्शन के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस नो पार्टी और कैंडिडेट कैन यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, मतलब कई मंदिर या मस्जिद को कोई भी पार्टी या कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कैंपेन के लिए यूज़ नहीं कर सकता। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन, तो गवर्नमेंट व्हीकल्स को भी, एयरक्राफ्ट्स को भी नहीं यूज़ कर सकता कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन कैंपेन के लिए। वंस द इलेक्शन अनाउंस्ड, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है तो मिनिस्टर्स शैल नॉट ले फाउंड स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट्स, टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस और मेक एनी प्रॉमिस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज़। उसके बाद जब इलेक्शन अनाउंस हो जाती है तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। कोई भी मिनिस्टर जो है वो किसी भी बड़े काम के नींव पत्थर जिसको हम कहते हैं फाउंडेशन स्टोन नहीं लगा सकता, कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते, या कोई भी ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हम पब्लिक को ये वाली फैसिलिटीज़ देंगे, उसे मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स,
उसके बाद जब पोलिंग होती है फिर क्या होता है, काउंटिंग। फाइनल स्टेज ऑफ एन इलेक्शन इज द डे when the day when the voters cast or poll their votes। जो वोटिंग का दिन होता है जिस दिन वोटर जो है वो अपना वोट कास्ट करते हैं, दिस डे इज यूजली कॉल्ड द इलेक्शन डे, इसको हम इलेक्शन डे कहते हैं। और इस दिन जो है वो उस कॉन्स्टिट्यूंसीज में छुट्टी रखी होती है। एवरी पर्सन हुज नेम इज इन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाई पोलिंग बूथ, जहाँ पर जिसका भी वोट लिस्ट में नाम है वो अपने पोलिंग बूथ पर जाकर सिचुएटेड यूजुअल इन ए लोकल स्कूल और गवर्नमेंट ऑफिस, कहीं स्कूल में हो सकता है या कोई गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, वहाँ पर वोट के देने के लिए कास्ट करने के लिए कैंडिडेट जा सकता है हर आदमी, बशर्ते कि उसका नाम जो है वोट लिस्ट में होना चाहिए। वंस द वोटर गोज इनसाइड द बूथ द इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाई हर, जब वोटर जो है वो बूथ के अंदर चला जाता है तो इलेक्शन जो ऑफिसर जो होते हैं वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पुट ए मार्क ऑन फिंगर एंड अलो हर टू कास्ट हर वोट्स, उसके फिंगर के ऊपर जो है वो निशान लगाया जाता है ताकि वो दोबारा से वोट कास्ट करने के लिए ना आ जाए। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक्स प्लेस इन ए फेयर वे, हर पार्टी के एजेंट्स जो हैं वो अंदर बैठे होते हैं, वो चेक कर सकते हैं कि ये वोटर जो है क्या सही यही वोटर है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, और कहीं धांधली तो नहीं हो रही किसी प्रकार की। नाउ इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स EVM आर यूज्ड टू रिकॉर्ड वोट्स, आजकल तो EVM से वोट जो है वो डाले जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ये देखिए EVMs के पिक्चर, ये बैलेट बॉक्स है और हर पार्टीज के निशान के सामने जो है वो बटन लगा होता है